नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सुपर सेवन से मोहित वैष्णव। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हमने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा। और आज मारवाड़ के इतिहास के बाद में दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास पढ़ेंगे हम दोस्तों ढूंढाड़ राज्य का इतिहास। ढूंढाड़ राज्य का इतिहास जिसे आमेर का इतिहास या जयपुर का इतिहास भी कहा जाता है। तो दोस्तों वो पढ़ने शुरू कर रहे हैं। तो आज दोस्तों हम शुरू करते हैं ढूंढाड़ का इतिहास। ढूंढाड़, आमेर या जयपुर। दोस्तों सबसे पहले हम उसी प्रकार शुरू करेंगे जैसे मारवाड़ में हमने शुरू किया था कि यहाँ किस वंश ने शासन किया और उसके जो मूल पुरुष हैं वो कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों जिस वंश ने शासन किया उस वंश का नाम है दोस्तों कच्छावा वंश। तो ये कछवाहा वंश या कच्छावा वंश मिलता है दोस्तों। सबसे पहले ये जाना हमने कि यहाँ पे जिस वंश ने शासन किया वो दोस्तों वो वंश है कच्छावा वंश। अब दोस्तों इनके बारे में पहले जानते हैं कि इनकी इष्ट देवी, आराध्य देवता और कुल देवता ये क्या कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कुल देवी। दोस्तों जो कछवा वंश की कुल देवी मिलती है वो मिलती है दोस्तों जम्वाई माता। जम्वाई माता। इसके बाद में दोस्तों जो इनके इष्ट देवी मिलती है, इष्ट देवी को आराध्य देवी बोला जाता है दोस्तों, वो मिलती है इनकी शीला माता। दोस्तों हमने मारवाड़ में जब पढ़ा था तब उनकी कुल देवी पढ़ा था नागणेची माता और उनकी इष्ट देवी या आराध्य देवी पढ़ा था चामुंडा माता। दोस्तों यहाँ है कुल देवता। जो इनके कुल देवता मिलते हैं दोस्तों वो मिलते हैं अंबिकेश्वर महादेव। अंबिकेश्वर महादेव। और दोस्तों इन्हीं अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर ही आमेर का नाम पड़ा है। तो और इनके बाद में इनके आराध्य देव या इष्ट देवता है, वो आराध्य देवता है दोस्तों, वो है इनके गोविंद देव जी। गोविंद देव जी। अब दोस्तों ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद में कछवा जो वंश है दोस्तों वो अपनी उत्पत्ति मानता है राम के पुत्र हैं दोस्तों कुश। राम के दो पुत्र हैं दोस्तों लव और कुश। तो ये मानते हैं पुत्र कुश से अपनी उत्पत्ति, कुश के वंशज मानते हैं खुद को। ठीक है दोस्तों, ये कछवा वंश के लोग राम के पुत्र कुश से अपना वंश मानते हैं। और दोस्तों ये खुद को कहते हैं कि ये है सूर्यवंशी। दोस्तों राजस्थान में अधिकतर जो शासक हुए हैं वो दोस्तों शासक सूर्यवंशी हैं। जैसे ले लो, यहाँ पे देख लो पहले कछवा वंश। इसके बाद में हम देखते हैं मेवाड़ में है जो सिसोदिया वंश है, मारवाड़ में राठौड़ वंश है, गुज्जर प्रतिहार ले लो, भरतपुर के जाट शासक ले लो, भरतपुर धौलपुर के जाट शासक ले लो। तो ये दोस्तों ये सब सूर्यवंशी है। जबकि राजस्थान में जो चंद्रवंशी शासन की दो रियासतें मिलती है वो चंद्रवंशी हैं दोस्तों। दो हैं दोस्तों चंद्रवंशी, एक तो है जैसलमेर राज्य और एक है दोस्तों करौली। जैसलमेर में है दोस्तों यादव वंश, जैसलमेर में बाटी वंश है दोस्तों, और दोस्तों करौली में है यादव वंश। करौली में है यादव वंश। ठीक है दोस्तों, ये हो गया चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। तो ये खुद को मानते हैं सूर्यवंशी और राजस्थान में जो चंद्रवंशी है वो भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों एक शिलालेख मिलता है आमेर का शिलालेख। और दोस्तों ये आमेर का शिलालेख है, ये दोस्तों है 17वीं शताब्दी का। और दोस्तों इसमें क्या कहा गया, इसमें जो ये ढूंढाड़ के जो शासक हैं, आमेर के शासक हैं, उनको कहा गया रघुवंश तिलक। तो दोस्तों ये शिलालेख ये भी दोस्तों पढ़ना पड़ता है कि शिलालेख में कौन से शासक का या वंश का इतिहास प्राप्त होता है। तो वो शिलालेख में, आमेर के शिलालेख में इनको रघुवंश तिलक कहा गया है। अब दोस्तों जो इनकी राजधानियां बनी थी उनके बारे में आपको मैं एक साथ बता देता हूँ कि इनकी कौन कौन सी राजधानी बनी। दोस्तों इनकी राजधानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो दोस्तों इनकी राजधानियों में सबसे पहले जो राजधानी बनी थी वो राजधानी बनी दोस्तों दौसा। इसके बाद में इनकी राजधानी बनती है माची। और उसके बाद में इनकी जो राजधानी बनती है वो बनती है आमेर। और दोस्तों उसके बाद में जो सबसे लास्ट राजधानी बनती है जयपुर, वो जयपुर। अब दोस्तों ये राजधानियाँ इनकी ये राजधानियाँ बनती हैं इनकी। और जयपुर तो अभी भी राजस्थान की राजधानी है। तो दोस्तों जयपुर राज्य के जयपुर, आमेर, माची और दौसा जैसी राजधानियाँ बनी। अब दोस्तों इनका देखते हैं उसी प्रकार जैसे आदि पुरुष और मूल पुरुष हमने मारवाड़ में देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि कौन इनके आदि पुरुष हैं, मूल पुरुष हैं। तो दोस्तों इनके जो आदि पुरुष मिलते हैं वो मिलते हैं दूल्हे राय।
दूल्हे राय। अब दोस्तों ये दूल्हे राय, पहले तो हम देखते हैं इनके अन्य नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले इनके अन्य नाम देखते हैं। उसमें से पहले हम सबसे पहले इनका मूल नाम क्या था वो देखते हैं। तो इनका दोस्तों जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है दोस्तों तेजकरण, तेजकरण। और दोस्तों इनके जो अन्य नाम और मिलते हैं वो बता दूं, इनका नाम मिलता है धोला राय, धोला राय। इन्हीं का नाम मिलता है ढोला। तो दोस्तों ये इनके नाम हो गए। अब इनको दूल्हे राय क्यों कहते थे दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर थे तो लोगों ने, इतिहासकारों ने इनको उपमा दी है दूल्हे की, तो इनको कहा गया दूल्हे राय। अब दोस्तों ये मूल पुरुष हैं, ये कहाँ से हैं, कहाँ के हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों दूल्हे राय के बारे में जानते हैं हम पहले। तो ये माना जाता है कि ये तेजकरण जो थे, ये थे ग्वालियर के पास, नरवर पड़ता है दोस्तों एमपी में, तो नरवर के शासक थे। और दोस्तों ये बाद में राजपूताना की ओर आ जाते हैं और राजपूताना में कछवाहा वंश की नींव डालते हैं। अब दोस्तों ये सबसे पहले आते हैं तो 1137 में ये क्या करते हैं दोस्तों, ये 1137 में दौसा में दोस्तों शासन कर रहे होते हैं बड़गुजर, दौसा में शासन कर रहे होते हैं बड़गुजर। और सबसे पहले 1137 में आते ही बड़गुजरों को हराते हैं और बड़गुजरों को हराकर दौसा को क्या बनाते हैं, अपनी राजधानी। तो सबसे पहले इनकी राजधानी जो बनी है आमेर की, वो बन गई दौसा। अब दोस्तों दूसरी जो राजधानी बनेगी वो इन्हीं के साथ बन जाएगी और 1137 में ये बात हो जाती है। और माची में जो शासक हैं वो हैं दोस्तों मीणा, और माची में ये हराते हैं मीणाओं को, और मीणाओं को हरा के माची को बनाते हैं ये दूसरी राजधानी। तो दोस्तों दूसरी राजधानी कौन सी होगी, माची। ये होगी राजधानी नंबर 2 और ये है दोस्तों 1। अब दोस्तों माची, माची के बारे में इनका मिलता है कि माची में इन्होंने एक मंदिर बनवाया, जो इनकी कुल देवी है जमवाई माता, जमवाई माता, उनका मंदिर बनवाया। और दोस्तों माची का इन्होंने नाम किया रामगढ़। तो दोस्तों इन्हीं के नाम पर इन दोनों का नाम ज्वाइंट होकर, जुड़कर अभी जो कहलाता है वो कहलाता है जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़। और दोस्तों ये जमुआ रामगढ़ यहाँ पर अभ्यारण्य भी मिलता है। और दोस्तों इन्होंने रामगढ़ में क्या करवाया, जो दूल्हे राय हैं उन्होंने रामगढ़ में एक दुर्ग बनवाया जिसे रामगढ़ का दुर्ग कहते हैं, रामगढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूल्हे राय के बारे में। अब दोस्तों इनकी एक प्रेम कथा मिलती है जो राजस्थान में बहुत प्रचलित है दोस्तों। तो इनकी प्रेम कथा मिलती है ढोला और मारू के साथ, क्योंकि इनका नाम हमने अभी पढ़ा है। तो इनकी जो प्रेम कथा है वो ढोला मारू, ढोला और मारू, ये दोनों की प्रेम कथा मिलती है दोस्तों। अब दोस्तों ढोला तो हो गई दूल्हे राय और ये राजस्थान में बहुत प्रचलित है दोस्तों, प्रेम कथा है ये। अब मारू कौन है दोस्तों, मारू मिलती है जिसका अलग नाम मिलता है मारवणी या मरुवणी या मारवण, ये दोनों नाम, ये तीनों नाम मिलते हैं दोस्तों। अब ये मारू जो है वो है बीकानेर के पुंगल राज्य की राजकुमारी, राजकुमारी। तो दोस्तों ये हो गई इनकी प्रेम कथा। अब दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं मैं दोस्तों, दूल्हे राय के पिता का नाम मिलता है वो मिलता है स्वर्ण। ठीक है दोस्तों, और एक और बता देता हूं दोस्तों कि जो इन्होंने शासन किया था वो किया था 1137 से लेके 1170 तक। अब 1170 में इनकी हो जाती है दोस्तों मृत्यु। तो दोस्तों ये हो गए जो जयपुर के मूल पुरुष कौन है, या ढूंढाड़ राज्य के जो मूल पुरुष मिलते हैं। अब इनके बाद जो दोस्तों हम पढ़ते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, वो मिलते हैं कोकिल देव। तो दोस्तों शुरू करते हैं कोकिल देव के बारे में। तो दोस्तों जानते हैं कोकिल देव के बारे में। दोस्तों कोकिल देव, कोकिल देव का अभी दोस्तों हम जो भी ढूंढाड़ की वो पढ़ रहे हैं राजा, तो दोस्तों वो बहुत छोटे छोटे हैं, उनका इतना विशेष योगदान नहीं मिलता। कोकिल देव के बारे में जानते हैं तो इन्होंने 1207 में दोस्तों एक मीणाओं की शाखा होती है सुसावत, उस सुसावत शाखा से क्या किया इन्होंने, सुसावत शाखा के एक राजा हैं दोस्तों आलन सिंह, उस आलन सिंह से आमेर छीन लिया और आमेर को राजधानी बना दिया। तो आलन सिंह से छीना आमेर और आमेर को क्या बनाया, आमेर को राजधानी बना दिया। तो दोस्तों इतना सा मिलता है कोकिल देव का। और इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं दोस्तों पजवन देव, या जिनका नाम मिलता है प्रद्युम्न, पजवन देव।
कोकिल देव के बाद में शासक है पचवन देव। अब दोस्तों पचवन देव का ये मिलता है कि ये पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के और संयोगिता के विवाह में इन्होंने योगदान दिया था। और दोस्तों इन्हीं का मिलता है कि ये पृथ्वीराज के काल में महोबा के गवर्नर थे, तो इनका ये योगदान है। और ये कौन थे? महोबा के गवर्नर थे पृथ्वीराज के काल में, महोबा के गवर्नर। अब दोस्तों इनके बाद में जो शासक बनते हैं वो शासक बनते हैं दोस्तों रामदेव। तो रामदेव का मिलता है दोस्तों कि इन्होंने कदमी महल का निर्माण करवाया। अब दोस्तों कदमी महल क्या है? कदमी महल है दोस्तों, कदमी महल वो दोस्तों है आमेर में। और दोस्तों आमेर के किले में राज तिलक होता है जहाँ राजाओं का, तो वो आमेर के राजाओं के राज तिलक हेतु बनाया गया है दोस्तों। आमेर के राजाओं का राज तिलक होता है दोस्तों कदमी महल में। अब दोस्तों मैंने जब मारवाड़ पढ़ाया था तब वहाँ पे पढ़ाया था एक श्रृंगार चौकी। तो श्रृंगार चौकी पे होता है मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक। दोस्तों ऐसे कंपेयर करके याद रखिएगा। अब दोस्तों इनके बाद में जो बड़ा राजा बनता है वो दोस्तों बनता है पृथ्वीराज कच्छावा। तो उसके बारे में जानते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज कछवाहा। अब दोस्तों ये है इनके बाद में बड़ा राजा। तो बड़ा है तो इसका शासन भी देखते हैं। पहले पहले इसका शासन आता है 1502 से लेकर 1527 तक। अब दोस्तों इनका क्या क्या मिलता है? तो इसका सबसे पहले मिलता है दोस्तों, ये मिलता है कि ये है सांगा का सामंत। सांगा का है दोस्तों ये सामंत। और क्या मिलता है दोस्तों? इनकी है दोस्तों एक पत्नी, और इनकी पत्नी जो है वो है बीकानेर का शासक है लूणकरण। लूणकरण की पुत्री है दोस्तों बालाबाई। बालाबाई, और बालाबाई किसकी पत्नी है दोस्तों? पृथ्वीराज कछवाहा की। तो दोस्तों ये हैं इनके गुरु मिलते हैं बालाबाई के कृष्णदास पयहारी। दोस्तों ये हमें जो गुरु, ये इनके गुरु हैं, ये हमें दोस्तों संत और संप्रदाय में पढ़ने पड़ते हैं। और इनके मिलते हैं चतुरनाथ जी। तो दोस्तों बालाबाई कहती थी कि मेरे गुरु ज्यादा ज्ञानी है, और पृथ्वीराज कछावा बोलते थे मेरे गुरु। तो इन दोनों ने एक बार इनके बीच में करवाया शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ में क्या हुआ दोस्तों? शास्त्रार्थ में कृष्णदास पयहारी हैं दोस्तों, वो जीत जाते हैं। और दोस्तों ये भी इनके सानिध्य में आ जाते हैं। तो कृष्णदास पयहारी जीत जाते हैं, तो पृथ्वीराज कच्छावा इनके सानिध्य में आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, जो गलता तीर्थ है, गलता तीर्थ है दोस्तों जयपुर में, गलता तीर्थ ये दोस्तों बन जाती है रामानंदी संप्रदाय की सबसे बड़ी उत्तर भारत की पीठ। और दोस्तों रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है कृष्णदास पयहारी। संप्रदाय की उत्तर भारत में सबसे बड़ी पीठ बन जाती है दोस्तों कौन सी? गलता तीर्थ। दोस्तों ये संत और संप्रदाय में पढ़ना होता है, याद रखिएगा इनको भी। ये उत्तर भारत की सबसे बड़ी पीठ बन जाएगी। अब दोस्तों एक यहां तक हो गया दोस्तों। अब इसके बाद में क्या होता है, राणा सांगा ने एक युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध। अब दोस्तों खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने एक प्रथा चलाई थी, पाती पेरोन प्रथा। खानवा का युद्ध दोस्तों होता है बाबर, ये होता किसके किसके मध्य है? बाबर और सांगा के मध्य। बाबर और सांगा के मध्य ये होता है दोस्तों 1527 को। 1527 में होता है खानवा का युद्ध। अब दोस्तों सांगा ने पाती पेरोन प्रथा चलाई थी। उस पाती पेरोन प्रथा के तहत एक तो दोस्तों ये पहले ही सांगा का सामंत, तो पाती परवन प्रथा ये बुलाता है। पाती परवन प्रथा में राजपूताना के सभी शासकों को इकट्ठा होकर बाबर से लड़ने के लिए। कौन? सांगा। सांगा दोस्तों मेवाड़ के शासक है, और पृथ्वीराज कच्छावा इसमें जाते हैं जयपुर की ओर से, दोस्तों आमेर की ओर से। तो पृथ्वीराज कछवाहा ये जाते हैं, और दोस्तों इस युद्ध में पृथ्वीराज कछवाहा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो 1527 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये हो गया पृथ्वीराज कच्छावा के बारे में। एक दोस्तों पृथ्वीराज कच्छावा के बारे में ये मिलता है कि इन्होंने 12 कोटड़ी, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट करके याद रख लेना, 12 कोटड़ी, दोस्तों वापस लिख देता हूं, 12 कोटड़ी, 12 कोटड़ी व्यवस्था अपने। क्या होता है दोस्तों, इन्होंने अपने साम्राज्य को, इनके माना जाता है 12 पुत्र थे, तो इन्होंने अपने साम्राज्य को 12 भागों में बांट दिया।
तो ये दोस्तों ये जो व्यवस्था है वो कहलाती है 12 कोठड़ी व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में पृथ्वीराज कछवाहा के बाद में शासक बनते हैं, वो शासक बनते हैं दोस्तों पूर्णमल। दोस्तों जानते हैं पूर्णमल के बारे में? तो दोस्तों इसके बाद में शासक कौन है? पूर्णमल शासक है दोस्तों, पूर्णमल। अब दोस्तों पूर्णमल का इतना विशेष कुछ योगदान मिलता नहीं है दोस्तों। पूर्णमल शासक बनते हैं 1533 में। अब दोस्तों 1533 में ये शासक बनते हैं, और ये है दोस्तों जो हमने पढ़ा था पृथ्वीराज कछावा, उसके छोटे पुत्र। तो ये पृथ्वीराज कछावा के हैं छोटे पुत्र। अब दोस्तों जब ये शासक बनते हैं तो इन पृथ्वीराज कछावा के छोटे पुत्र हैं ये दोस्तों, तो इनके पृथ्वीराज कछावा के जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम मिलता है भीमदेव। वो नाराज हो जाते हैं दोस्तों, और भीमदेव बाद में इन पे आक्रमण कर देते हैं, और आक्रमण करके दोस्तों इनको हराकर 1533 में शासक बनते हैं भीमदेव। और भीमदेव 1533 से लेकर 1536 तक शासक रहते हैं, और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भीमदेव दोस्तों, भीमदेव मिले हैं, एक पूर्णमल मिले हैं। तो दोस्तों ये भी शासक इंपॉर्टेंट छोटे हैं, पर याद रखना जरूरी है कि किसके बाद में कौन सा शासक बना। और दोस्तों भीमदेव के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है भीमदेव का एक लड़का है रतन सिंह, जिनका नाम मिलता है रतन सिंह। तो दोस्तों रतन सिंह के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों रतन सिंह कौन है, क्या है, इनके बारे में जाने। तो इनका क्या मिलता है कि सबसे पहले तो इनका दोस्तों जो मिलता है वो मिलता है कि इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। अब दोस्तों शेरशाह सूरी के बारे में मैं मारवाड़ के इतिहास में पढ़ा चुका हूँ कि शेरशाह सूरी मुगलों के बीच में अफगान क्या कर रहा है। तो शेरशाह सूरी की इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली। एक बार यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ दोस्तों। ये कन्नौज बिलग्राम के युद्ध होते हैं, उसके बाद में हुमायूं भारत से निष्कासित हो जाता है। तो उसके बाद में जो शासक बनते हैं शेरशाह सूरी बनते हैं, जो अफगान है, और ये मुगल साम्राज्य के बीच में केवल अफगान, एकमात्र अफगान है। उसके बाद में छोटे 2-3 शासक बनते हैं जिनको हुमायूं बाद में हरा देता है, और 1556 तक शासन करता है हुमायूं। तो दोस्तों शेरशाह सूरी की इन्होंने की है अधीनता स्वीकार। रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर रखी है। और दोस्तों इनके एक चाचा मिलते हैं सांगा। ये दोस्तों सांगा दूसरे हैं, मेवाड़ वाले नहीं है, सांगा हैं ये। और ये राव जेठ सिंह हैं, एक बीकानेर के शासक। तो उनके साथ मिलकर ये क्या करते हैं, आमेर के आसपास का एक क्षेत्र पड़ता है मौजमाबाद, और मौजमाबाद प्लस कुछ कुछ और क्षेत्र है, मौजमाबाद और कुछ क्षेत्र को मिलाकर दोस्तों ये वहाँ करते हैं सांगानेर की स्थापना। कौन? इनके चाचा हैं, वो करते हैं सांगानेर की स्थापना। तो दोस्तों सांगानेर पड़ता है जयपुर के आसपास में, तो दोस्तों उसको भी ध्यान रखें कि सांगानेर की स्थापना किसने की है? रतन सिंह के चाचा हैं सांगा। और ये मिले किसके साथ है? बीकानेर के शासक है राव जेठ सिंह। अब दोस्तों ये हो गया। अब इसके बाद में क्या मिलता है, जब सांगा की मृत्यु हो जाती है तो माना यह जाता है कि उनका एक पुत्र है भारमल। अब दोस्तों इतिहासकारों की भारमल को लेकर अलग अलग मत है कि कौन किसका पुत्र है। तो यहाँ पे जो सांगा के पुत्र माने जाते हैं भारमल। भारमल रतन सिंह के भाई हैं दोस्तों, एक आसकरण। अब दोनों अब दोस्तों इन दोनों को ही गद्दी का लालच है कि आमेर की गद्दी पर हम दोनों बैठे। तो रतन सिंह को मारने के लिए भारमल आसकरण को कहता है कि रतन सिंह को तू दे दे जहर। तो रतन सिंह को आसकरण दे देता है, जहर दे देता है, और दोस्तों रतन सिंह की हो जाती है मृत्यु। अब दोस्तों जब आसकरण शासक बनेगा, रतन सिंह का भाई है तो आसकरण शासक बनेगा, तो भारमल इस पे यह आरोप लगाएगा कि ये अपने भाई का हत्यारा है। तो आसकरण पे आरोप क्या लगाता है भारमल? भारमल का आरोप है दोस्तों कि ये अपने भाई का हत्यारा है, और शासक कौन बन जाता है बाद में? भारमल। अब दोस्तों भारमल शासक बनता है। भारमल की कहानियां अलग अलग मिलती है दोस्तों, कहने का मतलब वो अकबर से मिला, ये वो सारा इतिहास पढ़ेंगे हम दोस्तों अगले वीडियो में। तो भारमल के बारे में जानना है दोस्तों कल से हमें। भारमल के बारे में मैं पहले आपको इनका जो कार्यकाल है वो बता देता हूँ। इनका कार्यकाल 1547 से लेकर 1573 तक मिलता है। इसके बीच में दोस्तों ये अकबर से मिलते हैं, अकबर से इनकी मुलाकातें होती है। ऑल दोस्तों कल हम पढ़ेंगे भारमल के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।